रानी भारती को गंवार औरत कहा था ना। सच बात यह है नवीन कि पूरे प्रदेश में तुमसे बड़ा गंवार कोई भी नहीं है। रानी भारती उन्हीं 13 विधायकों के वोट से जीती है जिनके नाम तुमने राम सुजान के लेटर हेड पे लिख के दिए। ओवर कॉन्फिडेंस का पत्थर गले में डाल के पॉलिटिक्स की नदी में डूब गए तुम, और हमें भी डुबा दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने शो शख्सियत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके बीच की शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने हमें एंटरटेन किया है, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया और इंस्पायर किया है। आज उसी श्रृंखला में एक और अजीम-ओ-शान शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के राज्यपाल गोवर्धन दास जी। चौंक गए ना आप? दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त बिहार के राज्यपाल का किरदार निभाने वाले यानी कि महारानी वेब सीरीज में जिन्होंने जीवंत किया है उस राज्यपाल के किरदार को, वो महान कलाकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अतुल तिवारी जी। अतुल जी, हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अनुराग जी, बहुत बहुत नमस्कार, और सारे दर्शकों का, कानपुर के लोगों का और उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों का बहुत बहुत एक बार। तो दर्शकों, सबसे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। हम जाने अतुल जी से उनके बारे में, उनके कामों के विषय में, लेकिन आपको बता दूं कि जितना परिचय दिया जाए उतना कम है। देखा जाए तो सूरज को शायद दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि एनएसडी से पास आउट होने के बाद इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, वो पीके हो, वो मिशन कश्मीर हो, वो 3 इडियट्स हो, यानी कि जितनी भी फिल्म इन्होंने की है, या फिर कहा जाए बतौर एक्टर, बतौर राइटर, इन्होंने हमें लगातार एंटरटेन किया है। और आज हम इन्हीं से जानेंगे इनकी जो सफ़र है उसके बारे में। तो अतुल जी, शुरुआत हम करें, जैसा कि मैंने दर्शकों से कहा, महारानी वेब सीरीज़ के बारे में। तो महारानी वेब सीरीज़ कैसे आपका उसमें अवतरण हुआ, कैसे उस किरदार को आपने जिया? क्योंकि अभी तक अगर पर्दे पे बात करें तो हमने आपको पीके में भी देखा है और 3 इडियट्स में भी देखा है, तो कैसे? अनुराग जी, ये आप भी जानते हैं कि मैं अधिकतर वन सीन एक्टर रहा हूं, इसलिए कि मैं अपने आप को अभिनेता मानता ही नहीं हूं। मैं मूलतः फिल्मों का लेखक हूं मुंबई में, ये मेरा परिचय है। मैं थिएटर के लिए बहुत लिखता हूं, बहुत डायरेक्ट करता हूं, ये मेरा परिचय है। मैं म्यूज़ियम्स बनाता हूं, ये मेरा परिचय है। और मैं अपने आप को एक रिलक्टेंट एक्सीडेंटल एक्टर कहता हूं, जो कभी कभी एक्ट कर लेता है। और ज़्यादातर, चाहे आपने पीके में देखा होगा एक सीन का रोल, आपने मुझे 3 इडियट्स में देखा होगा एक सीन का रोल, आपने मुझे अभी हाल में स्कैम 1992 में देखा होगा एक सीन का रोल। तो मैं वन सीन एक्टर के तौर पे, मुझे दोस्त लोग बुला लेते हैं और मैं वो वन सीन एक्टर के तौर पे करता हूँ। लेकिन सर, वो एक सीन जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं वो चुरा ले जाता है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से 3 इडियट्स में हमने आपको देखा एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे, कि कहता ना कि उसमें जो डायलॉग आपने, सिर्फ एक डायलॉग जो आपका बेहतरीन डायलॉग था, कि जैसा सा आपने बोला था ना कि अब क्या बोलूं, आप अपने मुंह से कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अश्लील है ये लौंडा। बिल्कुल। तो ये बात मैं अपने साथी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो मतलब वो जो एक लाइन का आपका शब्द था, उसके बाद पीके में जिस तरह से उन्होंने अपने रिमोटोवा के चक्कर में आपसे जब सवाल जवाब किया तो आपने कहा बुड़बक है क्या, पीके है क्या, आपने वो एक टाइटल दिया पीके, क्योंकि उसके पहले शायद किसी को पता ही नहीं था आमिर खान पीके। तो अब आपसे वही सवाल जी, शुरुआत जिस तरह से आपने की महारानी के बारे में। जी, मुझे एक आध बार कुछ लोगों ने मुझसे एक सीन से ज़्यादा भी करवाए हैं, जिसमें प्रियदर्शन जी की फिल्म थी आक्रोश नाम की, जिसमें अजय देवगन जी थे और कई लंबी चौड़ी कास्ट थी। उसमें मैं मेन विलन के तौर पे मौजूद था। इसी तरह मैंने एक तमिल की फिल्म की थी 2 साल हो गए, जिसका नाम है कापान, जिसमें आदरणीय मोहनलाल जी मेरे साथ थे, जो कि आप जानते होंगे, बिल्कुल, बहुत बड़े अभिनेता मलयाली भाषा के हैं, वो मेरे साथ थे। तो ये फिल्म बेसिकली तमिल की थी। इसी तरह इस बार मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे हम ख्याल सुभाष कपूर साहब ने मुझे ये रोल के लिए बुलाया और ये रोल मैं कर सका। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुभाष कपूर साहब का काम बहुत शानदार होता है। जैसे आपने उनकी देखी होगी जॉली एलएलबी या जॉली एलएलबी 2 या फंस गए रे ओबामा, बहुत तमाम चीज़ें। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड पे जो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मैडम चीफ मिनिस्टर, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी फिल्मों की। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया कि अतुल भाई आपके लिए एक कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स दोस्तों के साथ ही मैं, आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, वो चाहे राजकुमार हिरानी हो जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, या बहुत सारे अन्य मित्र हों, मैं ज़्यादातर मित्रों के साथ ही काम करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं
उस तरह का एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ ऑन द ब्लॉक, और ना मैं अपनी तस्वीरें लेकर के 10 जगह जाता हूँ, ना मैं 10 जगह अच्छा कास्टिंग कहाँ हो रही है वहाँ फ़ोन करूँ या पहुँच जाऊँ या ऑडिशन देने पहुँच जाऊँ, ये मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मूलतः मेरा काम बम्बई में लिखने का है, मूलतः मेरा काम बम्बई में चिंतक के रूप में है और म्यूज़ियम मेकर के रूप में है और थिएटर डायरेक्टर के रूप में है। तो इसलिए क्योंकि एक मेरे पास प्रोफेशन है तो मेरे हर प्रोफेशन में घुसने की मुझे तमन्ना नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी एक भिंडी पकाने वाले आदमी से अगर कोई कहे कि आज यार रसगुल्ला भी बना लो तो उसको भी अच्छा लगता है, देखो कैसा रसगुल्ला बनाते हैं। और वो एक बहुत अच्छी अवधि की अपने उत्तर प्रदेश की कहावत है कि राग रसोई पागड़ी कबहू कबहू बनी जाए। तो किसी किसी दिन सुर सही लग जाते हैं, राग बन जाता है, किसी किसी दिन रसोई ठीक बन जाती है गलती से। माँ रोज़ दाल बनाती है लेकिन एक दिन कहता अम्मा आज दाल तुमने उंगली चाटता रह गया मैं। वैसे ही पगड़ी है, किसी किसी दिन बन जाती है रोज़ बांधने वालों की भी। तो कभी कभी राग रसोई पगड़ी की तरह ही कभी कभी सही अभिनय हो जाता है और वो चीज़ मकबूल हो जाती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है फिल्मों में बिल्कुल लेखक का, कि उसने किरदार कैसा लिखा है, उसने सीन्स कैसे लिखे हैं, और निर्देशक का। और इसमें मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा करण शर्मा जी की, जिन्होंने ये महारानी नाम की सीरीज़ डायरेक्ट की थी। इसके लाइन प्रोड्यूसर यानी पूरे क्रिएटिव टोटल ओवरऑल डायरेक्टर ज़रूर इसके सुभाष कपूर साहब थे, लेकिन एक एक एपिसोड डायरेक्ट करने का काम जो था वो करण शर्मा जी का था। उन्होंने जो काम किया, और लेखक के तौर पे सुभाष कपूर जी के साथ में दूसरे लेखक जो थे नंदन सिंह, उन दोनों का काम उनकी वजह से ही मैं हमेशा कहता हूँ कि आधारशिला इस इमारत की वो लेखक रखते हैं। उसके ऊपर दीवार चुनने का काम निर्देशक करता है, उसके ऊपर टेक्सचर और लिपाई पुताई का काम एक्टर करता है। इससे ज़्यादा एक्टर कर नहीं सकता। अगर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है तो एक्टर कहाँ से घुस जाएगा, क्या कर लेगा, कौन सा डायलॉग बोल देगा, कौन सा कपड़ा पहन लेगा, क्योंकि तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमको पहनाता है, कौन सा मेकअप कर लेगा, उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट होता है। तो एक्टर का काम एक बहुत बड़े कैनवस में एक लिमिटेड काम है। रंग ज़रूर उसमें अभिनेता भरता है, लेकिन कैनवस बनाना, फ्रेम बनाना, उसको तानना, उसको तैयार करना पेंटिंग के लिए, ये सारा काम दूसरे लोगों का होता है। फिल्म एक बहुत ही सहभागिता का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और कोलैबोरेटिव एफर्ट में जब सब सही काम करते हैं तभी कोई चीज़ बनती है। और इस बार ये महारानी बन गया, ये जो एक पॉलिटिकल सीरियल भी है, जो एक पर्सनल सीरियल भी है। मज़ा तभी आता है जब पॉलिटिकल कहानी और पर्सनल कहानी दोनों स्तरों पे एक साथ चलती रहे, दो लेवल्स पे एक साथ चलती रहे। और ये बन गई है इस बार रसोई राग और पगड़ी, तो इसके लिए हमें भी अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। और अभी तक जो भी सोनी लिव पे जितने भी सीरीज़ आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलने वाली ये सीरीज़ है, और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। देखिए सर, रसोई राग पगड़ी की आपने बात की, लेकिन आपके नाम का और आपके किरदार का जो इसमें तड़का पड़ा हुआ है वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल अलग ही चीज़ है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो जितनी भी फिल्में या जितनी भी वेब सीरीज आई हैं उनमें कहीं भी राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे किरदार को इस तरीके से नेगेटिव शेड में नहीं दिखाया गया है। तो क्या आप अपने आप को सहज उस तरीके से महसूस कर पा रहे थे इस रोल को निभाते वक्त? अनुराग जी, बिल्कुल सहज महसूस कर पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत राजनीतिक चेतना मुझ में भी है, और बहुत अच्छी राजनीतिक चेतना हमारे लेखक निर्देशक सुभाष कपूर जी में भी थी। और भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वो पॉलिटिकल क्लास से ही उठ के आता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी और व्यक्ति को बुला करके आप कुछ बना दें जिसने कि जो राजनीतिक क्लास का ना हो। कभी कभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उपराष्ट्रपति बनाया गया है, कभी कभी इस तरह के, कभी कभी आर्मी के लोगों को भेज दिया जाता है कहीं का राज्यपाल बना करके, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ पे कि ज़्यादा बंदूकें गोलियाँ चलती हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे वो कश्मीर का राज्य हो। बाकी जनरली सब जगह नहीं भेजा जाता राष्ट्रपति बना करके ऐसे लोगों को जो राजनीति से ना आए हों। और राजनीति में हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, जो लोग होते हैं, उनके बारे में जो परसेप्शन है, कम से कम सत्य क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भारतीय राजनीति में केवल अब तक 5 लोगों को ही फुल्ली कन्विक्टेड सज़ा मिली है। आरोप भले लगते रहे, लेकिन केवल 5 लोग ही अब तक फुल्ली कन्विक्ट हुए, जिसमें से एक लालू प्रसाद जी भी थे, जो भी अब छूट के बेल पे आ गए हैं, बीमार हैं आजकल बहुत ज़्यादा। वरना आज तक पूरे भारत के इतिहास में आरोप कितने भी लगे हों, प्रत्यारोप कितने भी लगे हों, हाईकोर्ट तक कितने भी केसेस गए हों, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से हो करके कन्विक्शन हो जाए, ऐसा केवल 5 राजनीतिकों के साथ हुआ है। तो मुझे पता नहीं कि सत्य कहाँ है,
लेकिन शायद सत्य परसेप्शन के आसपास ही होगा, क्योंकि बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है। और जो पॉलिटिशियंस का जो परसेप्शन हमारे यहाँ वो ये है कि किसी न किसी तरह का करप्शन उनको छूता ही है, चाहे वो पर्सनल करप्शन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए करप्शन हो, चाहे वो और दोस्तों मित्रों के लिए करप्शन हो। या मैं तो करप्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, एक मित्र का काम करवाना था, पोजीशन पे आ गया हूँ, करवाना ही पड़ेगा। चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करप्शन, मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद हो, इसलिए मैं रेमडेसिविर इलेक्शन जो इंजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के कहे बिना भी अपने पास रख लूँगा। अभी अभी दिल्ली के एक MP पे ये आरोप लगा है, आप भी जानते होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, वो पहले क्रिकेट भी खेला करते थे। तो हो सकता है कि वो करप्शन उन्होंने रेमडेसिविर उन्होंने खुद के लिए तो रखी नहीं थी, जो भी 2-4 हज़ार रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले थे कोरोना काल में उनके घर से, दिल्ली के एक MP के घर से, करंट MP हैं, वो तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखे होंगे किसी न किसी वजह से। लेकिन करप्शन कहीं ना कहीं छू ही जाता है, काजर की कोठरी में जो उतरता है वो थोड़ा काला होता ही है। तो ऐसे ही लोग जब गवर्नर बनते हैं या दूसरे संवैधानिक पदों पे जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक संवैधानिक पद पे जाते ही कल तक मैं राजनीति में रहा हुआ व्यक्ति आज बिल्कुल नॉन करप्ट हो जाऊंगा। तो संभावना रहती है, हुआ हो ना हुआ हो ये एक अलग बात है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, इसमें आप जैसा जर्नलिस्ट कुछ कमेंट ज़्यादा अच्छा कर सकता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन संभावना रहती है। और कहानियाँ जब बनती हैं, कहानी सत्य की बात नहीं करता, हम लोग कहानी वाले लोग हैं, हम लोग कहानी बनाते हैं, और कहानी वर्ड में ही एक मिथ्या शब्द छुपा हुआ है, कथा में ही एक मिथ्या शब्द भी छुपा हुआ है। तो जब कथाएं बनती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक कल्पना की उड़ान होती है, और उसी कल्पना की उड़ान के साथ पहली बार एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को भी करप्ट देखने को मिला है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहानी की बात की कि कहीं ना कहीं सत्य नहीं कहानी होती है, जी, उस तरह से आपने एक शब्द और भी कहा पिछले सवाल के जवाब में कि लेखक जो है वो बेस बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है, वो केवल आके लीपापोती रंगाई पुताई करता है। हाँ, मतलब उसको चमकाने की कोशिश। मैं सिर्फ लीपापोती एक ऐसा शब्द है जिसका आम फहम हिंदी में मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जब बिगड़ गई, जब रायता फैल गया तब ऊपर से लीपापोती। मैं रायता फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं लीपापोती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एडिफिस, ये जो इमारत बनती है, इसमें सबसे नीचे बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं जो बहुत चमकदार पत्थर होते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते हैं। उनमें से एक लेखक है। मैं स्वयं फिल्मों का लेखक हूँ, अभिनय तो मैं कभी कभी करता हूँ। मेरा काम, मेरा जिसको ज़रिया माश कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मेरी रोटी कहाँ से चलती है? लेखक के तौर पे चलती है। और मैं जानता हूँ कि लेखक को उतनी मकबूलियत नहीं मिलती है। बिल्कुल, यही आज मैं किसी से पूछूंगी कि बहुत सीरीज चल रही है जिसका नाम है महारानी, उसका लेखक कौन है, तो शायद लोगों को नंदन सिंह का नाम भी नहीं मालूम होगा। हुमा कुरैशी हैं मालूम है, अतुल तिवारी हैं मालूम है, विनीत कुमार हैं मालूम है, सोहम शाह हैं मालूम है, अमित सियाल कानपुर के हैं, लोगों को मालूम है। लेकिन लेखक बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा वो आधारशिला बनाता है लेखक, जो नीचे दबी रहती है। उसके ऊपर जो दीवार खड़ी होती है वो निर्देशक बनाता है। लेकिन केवल दीवार कच्ची अगर खड़ी कर दें इसी स्टूडियो में तो कितना भद्दा, कितना गंदा दिखेगा। लेकिन उसके ऊपर जो टेक्सचर और कलर की मैंने बात की, उसको जो टेक्सचर देता है वो अभिनेता देता है, उसको जो कलर देता है वो अभिनेता देता है। लेकिन सर बिल्कुल लीपापोती की बात। लेकिन सर एक बात, सवाल मेरा ये है कि ठीक है, टेक्सचर दिया, कलरफुल कर दिया दीवार को, लेकिन हमेशा जो बेस है, जो राइटर है, पहले की फिल्मों में अगर हम बात करें तो पहले के जो राइटर थे उनको लोग जानते थे। सलीम जावेद साहब की बात करें या फिर मजरू सुल्तानपुरी जैसे लोगों की बात करें, इनको सब जानते थे। आखिरकार आज का जो दौर है इसमें जो लेखक है इनको क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनके लिखे किरदारों को ही पर्दे पर एक अभिनेता उतारता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक मजरू साहब का सवाल है, और बड़ी अच्छी बात है कि इस साल बहुत सेलिब्रेट भी हम लोग कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब को जी। और लिरिसिस्ट्स को लोग इसलिए जानते थे कि गाने आमतौर से रेडियो सीलोन पे और बाद में आकाशवाणी पे, विविध भारती पे और फिर बाकी आकाशवाणी पे भी आते थे। शुरू में नहीं आकाशवाणी पे गाने आते थे, शुरू में गानों को घटिया समझा जाता था, इसलिए वो रेडियो सीलोन पे आते थे, फिर विविध भारती पे आने लगे, फिर आकाशवाणी पे गाने आए। तो आकाशवाणी पे गाने आते समय उसमें जो आजकल प्रथा बंद कर दी है, खास करके FM ने तो बिल्कुल ही बंद कर दी है, एंड आई प्रोटेस्ट कि क्यों बंद कर दी है, या टेलीविज़न ने भी बंद कर दी है, एंड आई प्रोटेस्ट कि क्यों बंद कर दी है, कि वो संगीतकार का और लिरिसिस्ट का, गीतकार का नाम लेते थे, इसलिए लोगों को पता होता था कि ये मजरू साहब का लिखा हुआ गाना है।
मजरू लिख रहे हैं ले वफा का नाम, लोगों को पता होता था कि अच्छा भाई मजरू लिख रहे हैं, उनका नाम भी लिया जाता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मजरू ने अपना नाम डाल दिया। जहाँ तक जावेद अख्तर साहब का आपने नाम लिया, सलीम जावेद का नाम लिया, वो एक जोड़ी थी जो 70s में 80s में 90s में जानी गई, अपने नाम से जानी गई, जब तक कि वो दोनों अलग अलग नहीं हो गए। उसके पहले के भी बहुत से लेखकों को लोग जानते थे, पंडित मुखराम शर्मा या असगर वजाहत, असगर मिर्ज़ा साहब। असगर वजाहत साहब तो हम प्ले राइट हैं, आज भी लिखते हैं, लेकिन असगर मिर्ज़ा साहब या बहुत सारे और नाम जो थे, या अमान साहब जो ज़ीनत अमान के फादर हुआ करते थे, उन लेखकों को लोग जानते थे लोग, इसलिए कि उन फिल्मों में कंटेंट वॉज द किंग। ऐसा नहीं था कि दिलीप कुमार की कीमत कम थी, लेकिन फिर भी कंटेंट वॉज ऑल्सो द किंग। अभी धीरे धीरे 80s के दशक में क्या हुआ, एक आध जावेद अख्तर को अगर छोड़ दिया जाए, एक आध सलीम खान को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सी फिल्में जो थीं वो इस प्रकार की बन रही थीं जो कि जिसमें कंटेंट वॉज नॉट द किंग, उसमें एक्चुअली डॉन्स वर द किंग। वो जो एक बुरा दौर था जिसमें कि दाऊद इब्राहिम और फलाने और डिमकाने फिल्मों को फाइनेंस कर रहे थे और बंदूक के पॉइंट पे हीरो उठा के ले जाए जाते थे और शूटिंग कराई जाती थी। तो उसमें ये था कि बस एक नाच डाल दो, एक गाना डाल दो, एक ये डाल दो, थोड़ा सरकाए लो और एक आध खटिया डाल दो और फिल्म चल जाएगी आपकी। एक आध हीरोइन को थोड़े कपड़े कम कर दो, फिल्म चल जाएगी। एक आध गाने ऐसे द्व्यर्थी डाल दो कि फिल्म चल जाएगी। और मेरी पैंट भी सेक्सी और मेरा जूता भी सेक्सी और मेरा कोट भी सेक्सी डाल दो और फिल्म चल जाएगी। तो उस ज़माने में लेखक की औकात ही नहीं रह गई थी, कद्र नहीं रह गई थी, और उसी ज़माने में लेखकों को लोगों ने भूलना शुरू कर दिया था, और उसी ज़माने में लेखकों का इज़्ज़त के साथ नाम लेना भी फिल्म मेकर्स ने भी बंद कर दिया था, और उनको टॉप बिलिंग के बजाय लोअर बिलिंग मिलने लगी थी। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि दोबारा से लेखक अपनी जगह रिक्लेम कर रहे हैं। आज फिर से लेखकों को बिलिंग मिल रही हैं। आज अगर हम बात करें आपसे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें, तो आप जूही चतुर्वेदी को जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी है, चाहे वो पीकू हो और चाहे वो अभी हाल में आई हुई गुलाबो सिताबो हो, या बहुत सारी फिल्में हैं। मैं उत्तर प्रदेश की लेखिका की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में अगर बात करें आप, तो आप जो हैं वो तिशु को, तिग्मांशी धूलिया को जानते हैं, जो इलाहाबाद के हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों का अब आज लेखकों को दोबारा जानने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक लेखक नहीं एक पायदार जगह पाएगा, एक इज्जत पाएगा, थोड़े से अच्छे पैसे पाएगा, तब तक फिल्मों का स्तर नहीं उठ सकता है। अच्छा सर, आज की अगर बात करें तो आपने देखा है कि फिल्मों की अगर बात हम करते हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं अब जो दौर आया कोरोना का, इसके बाद लगातार फिल्मों थिएटर बंद हैं, फिल्में नहीं आ पा रही। लेकिन अब जो दौर वेब सीरीज़ का आया, कहीं ना कहीं ये एक सुनहरा मौका शायद राइटर्स के लिए भी है और उन अभिनेताओं के लिए भी है जिनको शायद लोगों ने पहचान नहीं दी, या लोगों के बीच में उनकी पहचान नहीं बन पाई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दौर चल रहा है, अगर ये कुछ साल और खिंचता है तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा और कैसे फिल्में चलेंगी? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन उतना शायद देखा जाए तो उतना नहीं है जितना क्रेज़ होता था लोगों को थिएटर में जाके बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का। दो बातें हुई। एक तो OTT टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुकी थी, कोरोना से पहले ही OTT प्लेटफॉर्म्स बनने लगे थे, चाहे वो अमेज़ॉन हो और चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, ये दो आ चुके थे। अब तो बहुत सारे आ गए हैं उसके बाद में, हिंदुस्तानी भी और विदेशी भी, दोनों तरह के आ गए OTT प्लेटफॉर्म्स, और बीच में कोरोना आ गया। तो इस वेव का, जो कोरोना वेव जो अदरवाइज़ ख़तरनाक थी, अदरवाइज़ बहुत मारक थी, इस वेव का फ़ायदा उठा करके OTT प्लेटफॉर्म्स को अवसर मिला कि वो आगे बढ़ें और अच्छा कंटेंट लेके आएँ, बहुत सारा कंटेंट लेके आए, बहुत सारा सिनेमा लेकर के आएँ। इस बीच में जितनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो सब OTT पर रिलीज़ हुई हैं। पहले भी OTT खरीदते थे, लेकिन बाद में, एक बार रिलीज़ हो चुकने के बाद में। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा अर्ली है कि क्या इससे सिनेमा, बड़े हॉल में जाके सिनेमा देखना बंद हो जाएगा। डेफिनेटली इट्स ए चैलेंज। जैसे टेलीविज़न आने के बाद से फिल्मों में जाना लोगों ने बंद कर दिया था। फिल्मों में जाना दोबारा लोगों ने कब शुरू किया? जब सिंगल स्क्रीन टूट करके मल्टीप्लेक्सेस आ गए, तब जाना। छोटे स्क्रीन, कम लोग, बहुत छोटे होते हैं मल्टीप्लेक्सेस। पहले के सिनेमा जो होते थे कानपुर में, हीर पैलेस में कितने लोग बैठते थे, याद होगा आपको? बिल्कुल। करीब 700-800 लोग बैठते थे। अब जो है वो मुश्किल से 300, 200, 250, 100, 150 लोग बैठते हैं छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सेस के हॉल में। OTT में आप बिल्कुल अपने घर में बैठ के देखते हैं, और आप रिमोट से नहीं पसंद आया बदल लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग है राइटर्स के लिए कि अच्छा कंटेंट लिखें, तभी लोग चिपकेंगे, तभी लोग देखेंगे, तभी लोग अगला एपिसोड देखेंगे। इसलिए एक नया चैलेंज आया है। लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े पर्दे पे देखने पे ही अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भले आप,
जिस संगीतकार को आप टेलीविजन पे सुन लेते हैं, लेकिन जब आप रूबरू बैठ के किसी संगीतकार को सुनते हैं, रूबरू जब आपको बैठ करके रविशंकर को सुनने को मिलता है तो उसका जादू अलग होता है। बिल्कुल सही बात। वैसे ही कभी भी स्क्रीन पे आई हुई चीज़ वो जादू लाइव का नहीं पैदा कर सकती, और छोटे स्क्रीन पे आई हुई चीज़ बड़े स्क्रीन का जादू नहीं पैदा कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो लोग सिनेमा देखेंगे, कम ना संख्या में देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके रहे, अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसे कौन से हैं जिसमें बतौर अभिनेता और बतौर राइटर हम आपको देख सकते हैं और आपकी लिखी हुई चीज़ों को हम पर्दे पे देख सकते हैं? बहुत मौजू सवाल किया आपने अनुराग जी। मुझे बड़ा गर्व है ये कहने में कि मेरे करंटली जो गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेरी एक लिखी हुई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है जिसका नाम है, टेंटेटिव वर्किंग टाइटल है, बंगबंधु जी। बंगबंधु नाम था आदरणीय शेख मुजीबुर रहमान साहब का, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन थे और हैं। थे इसलिए कि उनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 के दिन, और हैं इसलिए कि फादर ऑफ द नेशंस मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, भले उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन वो अभी भी जीवित हैं हम सबके मन में, हमारी चेतना में, हमारे राष्ट्र में है, राष्ट्रपिता के तौर पे। आदरणीय बंगबंधु, आदरणीय शेख मुजीबुर रहमान की जीवनी पे एक फिल्म बन रही है अंतर्राष्ट्रीय, जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलकर बना रहे हैं। वो फिल्म मैंने लिखी है। वो फिल्म 80% से अधिक शूट हो चुकी है, और उसके निर्देशक कोई और नहीं, जाने माने निर्देशक श्री श्याम बेनेगल जी हैं, जिस समय शायद भारत के सबसे सीनियर मोस्ट डायरेक्टर्स में से और मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स में से एक हैं। श्याम बेनेगल साहब उसका निर्देशन कर रहे हैं। 80% फिल्म शूट हो चुकी है कोरोना के बावजूद। कोरोना की वजह से हम लोग लेट ज़रूर हो गए थे। पिछले वर्ष ही 17 मार्च से शूटिंग शुरू होनी थी, इस वर्ष दिसंबर में 21 में फिल्म रिलीज़ हो जानी थी, मगर वो तो ना हो पाया। लेकिन अब 21 के जनवरी से हम लोगों ने शूटिंग शुरू की है। 80% फिल्म शूट हो चुकी है, 20% जो बची हुई है वो हम लोग इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर में बांग्लादेश में शूट करेंगे, और उसके बाद में अगले साल 22 में वो फिल्म रिलीज़ होगी। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इस फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ लेखक के तौर पे, और शायद छोटे मोटे वन सीन एक्टर के तौर पे भी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वन सीन भी आपका कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा सर, और लेकिन समय की जो कमी है हमारे प्रोग्राम को, उसको देखते हुए सवाल बहुत सारे थे, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमने उतना जानने की कोशिश की जितना शायद लोग नहीं जान पाते, और शायद आपको भी बहुत सारे सवाल के जवाब देने का मन भी होगा, लेकिन क्या करें, समय की कमी है। अनुराग भाई ऐसा कहते हैं कि थोड़ी प्यास छूटी रहे देखने वालों में भी, बताने वालों में भी, पूछने वालों में भी, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शायद हमें आपका चैनल दोबारा बुला ले कभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हमारे लिए ज़रा नवाजी होगी। फिलहाल अतुल जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अग्रिम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ लेखक और अभिनेता अतुल जी। आपको बता दूं, अतुल तिवारी जी लगातार फिल्मों के जरिए हमें एंटरटेन कर रहे हैं, और हमेशा करते रहेंगे, और उम्मीद यही है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हमें एंटरटेन करते रहें। फिलहाल आज के शख्सियत के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।